हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना पढ़ाई भी कर रहे होंगे। एंड वेरी वेरी हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल ऑफ द वुमेन्स लर्नर ऑफ आईएफएस। तो जल्दी से जल्दी सब आ जाइए, फिर हम अपना सेशन को स्टार्ट करेंगे। आज लेक्चर नंबर 2 होने वाला है हमारा एमसीक्यूज ऑन हायर एजुकेशन फॉर यूजीसी नेट एज वेल एज आप जो भी सेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए भी आपका बेनिफिशियल होगा। तो जल्दी से सब आ जाइए, फिर हम अपना सेशन को स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। और देखिए, मैं यहाँ पे जो भी आपको एमसीक्यूज करवा रहा हूँ आपको डेफिनेटली उसी टाइप के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से जल्दी क्या कीजिए, जितने भी आपके फ्रेंड्स है, रिलेटिव है, सबके साथ इस वीडियो इस सेशन को सबके साथ शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर जो भी सेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको बेनिफिशियल हो जाएगा। तो सब जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी, फिर हम अपना सेशन को स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, जल्दी से जुड़ जाइए। आई विल वेट फॉर मोर 15 सेकेंड, देन आई विल स्टार्ट विद द सेशन। तो जल्दी से आ जाइए सब। I hope my sound is audible to all of you and this PPT is also visible to all of you। तो जल्दी से सब आ जाइए। देखिए, स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। तो आपको क्या करना है, देखिए वुमेन्स डे स्पेशल के लिए, आज जैसे वुमेन्स डे है तो उसके लिए आपको 4000 आपको देखिए जितने भी हमारे कोर्सेस हैं यूजीसी नेट 2020 के लिए आपको 4999 ओनली में मिल जाएगा। तो बेसिकली हमारा यहाँ पे आपको क्या क्या कोर्सेस मिल जाएगा, देखिए यूजीसी नेट सेक्शन में आपको कंप्यूटर साइंस, मैनेजमेंट, इंग्लिश, कॉमर्स एंड पेपर 1, तो ये सब कोर्सेस आपको यूजीसी नेट में प्रोवाइड किया जा रहा है। 4999 ओनली में आपको मिल जाएगा, जो कि हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है 14 मार्च 2022 से स्टार्ट होगा। तो आज ही लास्ट डे इसका है, क्योंकि आज के दिन आज ही खत्म हो जाएगा ये ऑफर। तो जल्दी से जल्दी आपको क्या करना है, इस ऑफर को अवेल करना है और अपने जितने भी फ्रेंड्स है, जितने भी रिलेटिव है, सबके साथ इस वीडियो को शेयर करना है और इस ऑफर के बारे में उनको बताना है कि वो अवेल कर ले। तो जल्दी से सब आ जाइए, फिर हम अपना सेशन को स्टार्ट करेंगे। एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं सॉल्व। यहाँ पे देखिए, द फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, द फर्स्ट नॉन रेसिडेंशियल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड इज। यहाँ पे क्या पूछा है, फर्स्ट नॉन रेसिडेंशियल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो हम बेसिकली यहाँ पे क्या करवा रहा हूँ आपको, जितने भी एंशियंट यूनिवर्सिटीज हुए हैं उनके ऊपर मैं एमसीक्यूज लेके आया हूँ। देखिए, मैं यही चैनल के ऊपर मैंने आपको 10 का दम 10 मिनट सीरीज करवा रहा हूँ। वहाँ पे 10 मिनट में मैं जितने भी एंशियंट यूनिवर्सिटीज हैं उनके कॉन्सेप्ट वहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। तो उसी रिगार्डिंग उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं यहाँ पे एमसीक्यूज लेके आया हूँ। द फर्स्ट नॉन रेसिडेंशियल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड इज व्हाट। क्या मगध यूनिवर्सिटी है, क्या नालंदा यूनिवर्सिटी, क्या विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज या फिर तक्षशिला यूनिवर्सिटीज? क्या होगा इसका आंसर? जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ यहाँ पे जुड़े हैं सब बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। गलत होने से भी कोई बात नहीं है, बट आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? द फर्स्ट नॉन रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। जो एंशियंट इंडिया में जो फर्स्ट जहाँ पे रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटीज था उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका नालंदा यूनिवर्सिटी इज द फर्स्ट रेसिडेंशियल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में से गिना जाता है। वेरी गुड इवनिंग रिया लैक, और बहुत ही बढ़िया, आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसी तरह आप मेरे साथ जुड़ जाइए और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सबको इस सेशन के बारे में बताइए। और इस सेशन से आपका हायर एजुकेशन का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होने वाला है। जो मैं ये सीरीज आपके साथ करवा रहा हूँ एंशियंट यूनिवर्सिटीज के एमसीक्यूज, उससे जब आप एग्जाम में बैठोगे तब आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस फील होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नालंदा यूनिवर्सिटीज। देखिए, हाँ, यहाँ पे आपको नालंदा यूनिवर्सिटीज का थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी है, मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखिए, ये नालंदा यूनिवर्सिटी इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी था और ये कितना साल में फ्लोरिश किया था? 800 ईयर्स तक फ्लोरिश किया था। 800 ईयर्स तक ये अपना पीक में था। और ये कब से था? 5th सेंचुरी एडी टू 12th सेंचुरी एडी तक। कब से था? 5th सेंचुरी एडी टू 12th सेंचुरी एडी तक ये अपना पीक में था। ओके, और इट वाज कंप्लीटली ए रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटीज। क्या था ये वाला यूनिवर्सिटीज? ये यूनिवर्सिटीज रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटीज था कंप्लीटली। बिलीव टू हैव 2000 टीचर्स एंड 10,000 स्टूडेंट्स।
और ये भी आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव में याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे कितने टीचर्स थे? 2000 टीचर्स। और कितने स्टूडेंट्स पढ़ते थे? 10,000 प्लस स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ते थे। ओके और यहाँ पे द प्रोफाउंड नॉलेज ऑफ नालंदा टीचर्स अट्रैक्टेड स्कॉलर्स फ्रॉम प्लेसेस सच एज चाइना। यहाँ से देखिए चाइना से पढ़ने आते थे, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, बहुत बहुत डिफरेंट कंट्रीज से यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे। और यहाँ पे मोस्ट फेमस स्कॉलर कौन थे आपको याद रखना है? ज़ुआंग ज़ैंग जो थे ये स्कॉलर, चाइनीज स्कॉलर थे। ये आए थे कहाँ पे पढ़ने के लिए? नालंदा यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए आए थे। और ये डिस्ट्रक्शन कब हुआ था? 12th सेंचुरी में डिस्ट्रक्शन हुआ था। और इसे किसने डिस्ट्रॉय किया था? बख्तियार खिलजी। ये भी आपको याद रखना है, बख्तियार खिलजी इसे डिस्ट्रॉय कर दिए थे। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द चाइनीज स्कॉलर आई क्विंग एंड ज़ुआंग विजिटेड एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग व्हिच ईयर? क्या 5th सेंचुरी, या 7th सेंचुरी सीई में, 10th सेंचुरी सीई में, या फिर 12th सेंचुरी सीई में? जो मैंने आपको अभी बताया, जो चाइनीज स्कॉलर आए थे क्विंग एंड ज़ुआंग, वो कौन से पीरियड में आए थे नालंदा यूनिवर्सिटीज में? चलिए बताइए रिया, इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या 5th सेंचुरी में आए थे, क्या 7th सेंचुरी में आए थे, क्या 10th सेंचुरी में आए थे, या फिर 12th सेंचुरी में आए थे? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर बताएंगे। जो चाइनीज स्कॉलर थे, मैंने अभी आपको बताया कि ज़ुआंग ने नालंदा यूनिवर्सिटीज में आके अपना पढ़ाई किया था। तो उनके साथ साथ और एक स्कॉलर भी आए थे, आई क्विंग एंड ज़ुआंग। वो नालंदा यूनिवर्सिटीज कौन सा सेंचुरी में विजिट किए थे? क्या होगा इसका आंसर? ओके, रोहन का आंसर यहाँ पे वो बता रहे हैं 12th सेंचुरी एडी में। रोहन का आंसर आ रहा है 12th सेंचुरी एडी में। बाकी रिया बताइए क्या होगा इसका आंसर? लक्ष्मण का आंसर आ गया ए, लक्ष्मण भी ए बता रहे हैं। ओके, बाकी बताएंगे क्या होगा आंसर? क्या होगा इसका आंसर? बाकी सब भी बताएंगे। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा 7th सेंचुरी एडी में वो आए थे। ये आपको याद रखना पड़ेगा डेट, 7th सेंचुरी एडी में। 12th सेंचुरी एडी में क्या हुआ था? इसका डिस्ट्रक्शन हुआ था। इसका डिस्ट्रक्शन कब हुआ था? 12th सेंचुरी एडी में। और इसे किसने डिस्ट्रॉय किया था? बख्तियार खिलजी। ये भी आपको याद रखना होगा, किसने नालंदा यूनिवर्सिटीज को डिस्ट्रॉय किया था? बख्तियार खिलजी। ओके, बख्तियार खिलजी। और 7th सेंचुरी एडी में कौन आया था? ज़ुआंग और आई क्विंग 7th सेंचुरी एडी में इसे विजिट किए थे। ओके, अश्विनी का भी आंसर आ गया है बी, बिल्कुल परफेक्ट अश्विनी, आपका आंसर बिल्कुल सही है। एंड गुड इवनिंग अश्विनी। देखिए यहाँ पे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन भी दिया है, आई क्विंग एंड ज़ुआंग विजिट द एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग द 7th सेंचुरी एडी। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, 7th सेंचुरी एडी में। तो लेट्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द पर्पस ऑफ गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। देखिए एंशिएंट इंडिया में हम गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन पढ़ाई करते थे। तो गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज टू व्हाट? प्रोमोट इक्वलिटी एंड एक्सीलेंस। क्या हम इक्वलिटी और एक्सीलेंस के ऊपर फोकस करते थे? क्या हम जो पढ़ाई में अपना स्ट्रेस को रिड्यूस करते थे, मिनिमाइज स्ट्रेस इन द लर्निंग, या फिर एम्पावरिंग फॉर फ्यूचर लर्निंग, या फिर एनकरेज फॉर सेल्फ हेल्प? क्या होगा इसका आंसर? चलिए बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। द गुरुकुल सिस्टम, जो हमारा पर्पस होता है गुरुकुल सिस्टम, जो एंशिएंट टाइम में हम गुरुकुल सिस्टम पढ़ाई करते थे, उसका मेन एजुकेशन सिस्टम क्या होता था? मेन पर्पस क्या होता था? क्यों हम गुरुकुल सिस्टम को इतना फॉलो करते थे? चलिए बताएंगे इसका आंसर, जल्दी से बताएंगे। देखिए आपके एग्जामिनेशन हॉल में भी आपको 60 सेकंड्स के अंदर ही आंसर देना पड़ता है। तो जितना जल्दी आप आंसर देना प्रैक्टिस करोगे, उतना ही जल्दी आप अपना क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो क्या होगा इसका आंसर? आई होप माई साउंड इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हम प्रोमोट इक्वालिटी एंड एक्सीलेंस। तो मेनली देखिए हमारा जो गुरुकुल सिस्टम था, एंशिएंट एजुकेशन था, वहां पे हम किसके ऊपर फोकस करते थे? हम वहां पे इक्वालिटी के साथ साथ हम अपना पढ़ाई में एक्सीलेंस भी देखते थे। एंशिएंट एजुकेशन में जो गुरुकुल सिस्टम होता था, वहां पे हम किसी को भेदभाव नहीं करते थे
और हम अपना फोकस क्वालिटी के ऊपर फोकस ज़्यादा करते थे और एक्सीलेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए यहाँ पे गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग वैदिक पीरियड क्या था। द टीचर हुआ सेटल्ड हाउस होल्डर थे। तो टीचर क्या थे, टीचर गृहस्थ में भी रहते थे। एनीवन हु विश टू स्टडी वेंट टू ए टीचर गुरु। तो जिसको भी पढ़ाई करना होता था वो गुरु के पास जाते थे और वो गुरु का हाउस को हम क्या बोलते थे, आश्रम बोलते थे। ओके, एंड रिक्वेस्टेड टू बी टॉट, और उनको हम रिक्वेस्ट करते थे कि हमें पढ़ाइए। इफ एक्सेप्टेड एज ए स्टूडेंट डिसाइपल बाय द गुरु, शी वुड देन स्टे एट हिज प्लेस एंड हेल्प इन ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द होम। तो उसके साथ वो घर में रहते भी थे और उसके साथ जितने भी एक्टिविटीज होता था होम में वो सबको कैरिड आउट करते थे। दिस सिस्टम क्रिएटेड a strong tie between the teacher and the taught, like family member also taught the learner everything about running the house। तो उनको घर चलाने का भी बताते थे कि कैसे घर चलाया जाएगा। एवरीथिंग द चाइल्ड वांटेड टू लर्न फ्रॉम संस्कृत टू होली स्क्रिप्चर। तो यहाँ पे आपको संस्कृत होली स्क्रिप्चर्स के ऊपर भी पढ़ाई होता था। टू डेवलप द नॉलेज एंड दे वेयर हाईली फोकस्ड ऑन एजुकेशन एक्सीलेंस। तो वहाँ पे एंशिएंट एजुकेशन में क्या पढ़ाई होता था, नॉलेज के साथ साथ आपको एक्सीलेंट एजुकेशन कैसे प्रोवाइड किया जाएगा। मेडिटेशन आपको सिखाते थे, योगा सिखाते थे और अदर स्टैंडर्ड सिखाते थे। द स्टूडेंट्स वर ट्रीटेड, देखिए यहाँ पे इक्वली इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे हर स्टूडेंट्स को इक्वली ट्रीटमेंट दिया जाता था। आई होप ये वाला आपको समझ आ गया होगा गुरुकुल सिस्टम ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड कैसा होता था। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो यस बोल के दिखाइए, यस बोल के मेरे को रेस्पॉन्ड कीजिए। द प्रोमिनेंट वुमेन स्कॉलर रिपोर्टेड ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। देखिए ये आपका एक PYQ क्वेश्चन है, तो आने वाला जो भी सेट एग्जाम है इसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो प्रोमिनेंट वुमेन स्कॉलर कौन थे वैदिक पीरियड के दौरान, कौन कौन थे? क्या गार्गी, क्या मैत्री, क्या संघमित्रा, क्या विश्वाम्बरा या फिर अपाला? क्या हो जाएगा इसका आंसर? चलिए बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। प्रोमिनेंट वुमेन स्कॉलर रिपोर्टेड ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। तो वैदिक पीरियड में जो प्रोमिनेंट वुमेन स्कॉलर थे कौन कौन थे? क्या गार्गी, क्या मैत्री, क्या संघमित्रा, विश्वाम्बरा या फिर अपाला? क्या होगा इसका आंसर? आपको यहाँ पे कोड दिया है, ये कोड में से बताना होगा क्या होगा आंसर। तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए रोहन बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ABDE। देखिए गार्गी तो आते ही हैं, गार्गी आएंगे, ओके, उसके साथ मैत्री आएंगे, उसके साथ साथ विश्वाम्बरा आएंगे और अपाला आएंगे। संघमित्रा ये नहीं थे, ये वैदिक टाइम में संघमित्रा स्कॉलर नहीं थे, प्रोमिनेंट स्कॉलर। तो हम इनको वन बाय वन थोड़ा डिटेल में भी देख लेते हैं। गार्गी कौन थे? डॉटर थे ऑफ सेज बाचानु एंड वैदिक प्रोफेटिस। ओके, तो ये वैदिक पीरियड में थे। सी कंपोज्ड न्यूमरस हाइम्स दैट क्वेश्चंस द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। गार्गी वाज वन ऑफ द फेमस पार्टिसिपेंट व्हेन द किंग जनक ऑफ विदया अरेंज द ब्रह्म यज्ञ। जो ब्रह्म यज्ञ हुआ था वैदिक पीरियड में, तो गार्गी उसमें पार्टिसिपेट किए थे। उसके साथ साथ मैत्री कौन थे? मैत्री वाज ए वुमन फिलोसोफर एंड प्रोफेट। वो एक वुमन फिलोसोफर थे, उसके साथ साथ प्रोफेट भी थे। तो ऋग वेदा कंटेन न्यूमरस हाइम्स आउट ऑफ विच नियरली 10 आर एक्रीडेड टू मैत्री। तो मैत्री का नाम ऋग वेदा में भी आता है। ओके, सी वो अपना हस्बैंड को पर्सनालिटी कंट्रीब्यूशंस भी करते थे, हस्बैंड को कंट्रीब्यूशंस करते थे। और अदर प्रोमिनेंट स्कॉलर कौन कौन थे? घोषा, लोपामुद्रा, सकाता एंड निवारई। इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा कि मेन स्कॉलर कौन कौन थे। तो आपको नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं कि लोपामुद्रा, सकाता, निवावरी, ये सब के नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एट द टाइम हु विजिट नालंदा was called the Nala and has center higher education in various discipline। किसके टाइम में? यहाँ पे आपको ऑप्शन है, तो बताइए किसके टाइम में कौन विजिट किए थे नालंदा यूनिवर्सिटीज को। मैंने आपको बताया था कि 7th सेंचुरी AD में एक चाइनीज स्कॉलर यहाँ पे विजिट किए थे। तो आपको बताना है ये ऑप्शन में से कौन से चाइनीज स्कॉलर यहाँ पे विजिट किए थे। तो जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। चलिए सब बताएंगे इसका आंसर। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, अभी अभी मैंने आपको पढ़ा के आया हूं। तो कौन से चाइनीज स्कॉलर यहाँ पे विजिट किए थे ड्यूरिंग द 7th सेंचुरी? 7th सेंचुरी AD में एक स्कॉलर
विजिट किए थे? 7th सेंचुरी एडी में एक चाइनीज स्कॉलर यहाँ पे विजिट किए थे। तो कौन थे वो चाइनीज स्कॉलर कौन थे? अश्विनी का आंसर आ गया है, सी बता रहे हैं। बाकी भी बताएंगे क्या आंसर होगा इसका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ज़ुआंगज़ैंग। ये थे चाइनीज स्कॉलर और अश्विनी आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो 7th सेंचुरी एडी में चाइनीज स्कॉलर कौन थे? ज़ुआंगज़ैंग एंड क्विंग। और कौन थे? क्विंग। ज़ुआंगज़ैंग एंड आई क्विंग, ये दो स्कॉलर थे जो 7th सेंचुरी एडी में नालंदा यूनिवर्सिटीज को विजिट किए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए, विच यूनिवर्सिटी डिड ज़ुआंगज़ैंग एंड आई क्विंग स्टडी एट? कौन सा यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ा था? क्या उदंतपुरी, क्या विक्रमशिला, क्या तक्षशिला या फिर नालंदा? क्या होगा इसका आंसर? कौन सा यूनिवर्सिटी में ज़ुआंगज़ैंग और आई क्विंग आए थे 7th सेंचुरी एडी में और अपना पढ़ाई किए थे? ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको अपने सेट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? कौन सा यूनिवर्सिटीज में आके वो पढ़ाई किए थे? चलिए बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, उन्होंने आके यहाँ पे कहाँ पे पढ़ाई किया था? नालंदा यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई किया था। नालंदा यूनिवर्सिटीज में आके 7th सेंचुरी एडी में ज़ुआंगज़ैंग और आई क्विंग आके पढ़ाई किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। हियर द क्वेश्चन इज, द चाइनीज स्कॉलर was he who became a student of नालंदा to study योगा? कौन से जो चाइनीज स्कॉलर आए थे नालंदा में योगा के ऊपर स्टडी किए थे? वो नालंदा विजिट किए थे। नालंदा को विजिट किए थे कब? 7th सेंचुरी में वो विजिट किए थे। कौन थे वो? और यहाँ पे वो आके योगिक साइंस के ऊपर पढ़ाई किए थे। योगिक साइंस के ऊपर पढ़ाई किए थे। और वो कब विजिट किए थे? 7th सेंचुरी एडी में। कौन थे वो? देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ज़ुआंगज़ैंग। कौन थे? ज़ुआंगज़ैंग एंड आई क्विंग, ये दो मेन स्कॉलर थे जो कि नालंदा यूनिवर्सिटीज में आके पढ़ाई किए थे। 7th सेंचुरी में एडी में आए थे, योगिक साइंस के ऊपर पढ़ाई किए थे। और इनके मेन टीचर यहाँ पे कौन थे? सीलभद्र थे, जो कि मेन टीचर थे ज़ुआंगज़ैंग के। और नालंदा में के वो क्या थे? एबॉट थे। नालंदा यूनिवर्सिटीज में वो क्या थे? एबॉट मतलब क्या होता है? एबॉट मतलब प्रिंसिपल। वो वहां के वो यूनिवर्सिटीज के प्रिंसिपल थे। कौन थे? सीलभद्र थे। ओके, लाइफ साइंस का आंसर आ गया सी, ज़ुआंगज़ैंग, बिल्कुल सही। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। हु वाज द चांसलर ऑफ नालंदा एट द टाइम ऑफ ज़ुआंगज़ैंग? हु वाज द हाईएस्ट लिविंग ऑथोरिटी इन योगा? कौन थे? राधाकुमुकुंद, दिवाकरा, नागार्जुना या फिर सीलभद्र? क्या हो जाएगा इसका आंसर? 8 का क्या होगा आंसर? बताएंगे 8 का आंसर क्या होगा? हु वाज द चांसलर, उस टाइम के चांसलर थे ऑफ नालंदा एट द टाइम ऑफ ज़ुआंगज़ैंग? हु वाज द हाईएस्ट लिविंग ऑथोरिटी इन योगा? तो योगा के ऊपर वो पढ़ाई करवाते थे, योगा के टीचर थे और वो नालंदा यूनिवर्सिटीज के चांसलर थे। कौन? क्या होगा इसका आंसर? लाइफ साइंस बता रहे हैं 7 में बी में भी। ओके, बाकी सब भी बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए, वो चांसलर थे। क्या थे? चांसलर थे। चांसलर के साथ साथ वो योगा के टीचर थे। उसके साथ साथ वो क्या थे? हाईएस्ट ऑथोरिटी था उनका। हाईएस्ट ऑथोरिटी। और वो कहाँ पे पढ़ाते थे? ये नालंदा में पढ़ाई कराते थे। नालंदा में टीचर थे ये। और ये क्या थे? एबॉट थे, मतलब प्रिंसिपल। वो यूनिवर्सिटीज के ये प्रिंसिपल थे। तो उनको हम क्या बोलते हैं? लक्ष्मण का आंसर आ गया डी, बिल्कुल लक्ष्मण, आपका आंसर बिल्कुल सही है। उनको हम बोलते हैं सीलभद्र। तो कौन था एबॉट? कौन था यहाँ पे? सीलभद्र।
शीलभद्रा हम उनको बोलते थे। वो चांसलर थे, कहाँ के चांसलर थे? नालंदा यूनिवर्सिटीज के थे। उनको हम बोलते थे प्रिंसिपल्स, उनको हम बेसिकली अबॉट बोलते थे, प्रिंसिपल या फिर अध्यक्ष। और वो कौन से टीचर थे? क्या पढ़ाते थे? योगा टीचर थे। और वो किसके टीचर थे? ज़ुआंग के टीचर थे। और उनका हाईएस्ट ऑथोरिटी था नालंदा यूनिवर्सिटीज में। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छा से समझ आ गया होगा। अगर आपको एग्जाम में इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन आता है तो आपको डेफिनेटली कर पाओगे। अंडर हुम नालंदा वाज ग्रेटली रैंसैक्ड मतलब क्या? डिस्ट्रॉयड बाय द आर्मी ऑफ ममलुक डायनेस्टिक ऑफ दिल्ली सुल्तानेट। तो किसने डिस्ट्रॉय किया था नालंदा यूनिवर्सिटीज को? क्या चंद्रगुप्त मौर्य, क्या औरंगजेब, क्या बख्तियार खिलजी या फिर अलाउद्दीन खिलजी? क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल सही, लाइफ साइंस आपका भी आंसर सही आया है, डी बताया आपने। अंडर हुम नालंदा वाज ग्रेटली रैंसैक्ड मतलब डिस्ट्रॉय बाय द आर्मी ऑफ ममलुक डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सुल्तानेट। क्या होगा इसका आंसर? लक्ष्मण का आंसर बिल्कुल सही आया है, उन्होंने सी बताया है। लाइफ साइंस का आंसर डी आ रहा है। बाकी सभी बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को कब डिस्ट्रॉय किया था? 12th सेंचुरी, ये भी याद रखो, 12th सेंचुरी एडी में इसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। नालंदा यूनिवर्सिटीज को 12th सेंचुरी एडी में बख्तियार खिलजी ने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। व्हेन द इंडियन गवर्नमेंट थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट resurrected the ancient universities through of Nalanda Universities Bill and subsequently a new Nalanda Universities of established। तो न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बिल के थ्रू पास किया था पार्लियामेंट में, वो कब एस्टेब्लिश हुआ था? क्या दिसंबर 2013 में, या जुलाई 2010 में, या फिर अगस्त 28 2002, या फिर नवंबर 25 2010 में? क्या होगा इसका आंसर? कब न्यूली नालंदा यूनिवर्सिटीज को हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टेब्लिश किया था? बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? नवंबर 25 2010। नवंबर 25 2010 में। आपको यह भी याद रखना पड़ेगा कि जो न्यूली बॉर्न नालंदा यूनिवर्सिटीज हुआ था, जो न्यूली एस्टेब्लिश नालंदा यूनिवर्सिटीज हुआ था, वो नवंबर 25 2010 में एस्टेब्लिश हुआ था बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग हुज रूल वाज द हिस्टोरिकल नालंदा यूनिवर्सिटीज वाज एस्टेब्लिश? किसने नालंदा यूनिवर्सिटीज को एस्टेब्लिश किया था? क्या बिंदुसारा, क्या दशरथ, क्या चंद्रगुप्त या फिर कुमारगुप्त? क्या होगा? किसने नालंदा यूनिवर्सिटीज को एस्टेब्लिश किया था? यह आपको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है। किसने एस्टेब्लिश किया था? चलिए बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी से बताएंगे। अगर नहीं भी आ रहा है तो आप अपना गैस वर्क कर सकते हो, कोई भी किसी के ऑप्शन के ऊपर गैस कर सकते हो, रॉन्ग होने से भी चलेगा। बट अपना एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे और जितना स्पीडली आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ही जल्दी आप एग्जाम में कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे आपको इसी टाइप के ही एंशिएंट यूनिवर्सिटीज के क्वेश्चंस हायर एजुकेशन में देखने को मिलेंगे। लक्ष्मण का आंसर आ गया है डी, कुमार गुप्ता बोल रहे हैं। बाकी सब भी बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। देखिए इसे किसने एस्टैब्लिश किया था? कुमार गुप्ता ने एस्टैब्लिश किया था। कुमार गुप्ता ऑफ गुप्ता डायनेस्टी एस्टैब्लिश द नालंदा यूनिवर्सिटीज। तो नालंदा यूनिवर्सिटीज किसने एस्टैब्लिश किया था? नालंदा को एस्टैब्लिश किया था कुमार गुप्ता। कुमार गुप्ता ने एस्टैब्लिश किया था। और इसे डिस्ट्रॉय किसने किया था? इसे डिस्ट्रॉय किया था बख्तियार खिलजी। तो आपको ये भी पूछ सकते हैं कि डिस्ट्रॉय किसने किया था और इसे एस्टैब्लिश किसने किया था, और कब डिस्ट्रॉय हुआ था? 12th सेंचुरी एडी में इसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। ओके, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं।
देखिए यहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटीज वाज वन ऑफ द फर्स्ट यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड। नालंदा को फर्स्ट यूनिवर्सिटीज भी बोला जाता था। अगर आपको क्वेश्चन में आता है विच यूनिवर्सिटी इज रिगार्डेड द फर्स्ट यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड, तो आपको ये आंसर बोलना होगा नालंदा यूनिवर्सिटीज। और ये कब फाउंड हुआ था? 5th सेंचुरी बीसी में ये एस्टेब्लिश हुआ था। 5th सेंचुरी बीसी में एस्टेब्लिश हुआ था और 12th सेंचुरी में ये डिस्ट्रॉय हो गया था। और उसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, इसको फाउंड किसने किया था? कुमार गुप्ता ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। हु वाज द फर्स्ट चांसलर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटीज? नालंदा यूनिवर्सिटीज का फर्स्ट चांसलर कौन थे? ये नालंदा यूनिवर्सिटीज बोल रहा है मतलब ये मॉडर्न नालंदा यूनिवर्सिटीज के फर्स्ट चांसलर कौन थे? मॉडर्न नालंदा यूनिवर्सिटी के फर्स्ट चांसलर कौन थे? और ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? ये 2010 में एस्टेब्लिश हुआ था। ओके, 25 सितंबर 2010 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। और मॉडर्न डे नालंदा के फर्स्ट चांसलर कौन थे? क्या अमृता सेन थे? अमृत्या सेन, सीवी रमन, कैलाश सत्यार्थी या फिर वेंकी रामाकृष्णन? कौन होंगे? चलिए बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं आता होगा, मेरे को लगता है। तो इसके फर्स्ट चांसलर कौन थे? अमृता सेन। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अमर्त्य सेन वॉज द फर्स्ट चांसलर ऑफ मॉडर्न डे नालंदा यूनिवर्सिटीज। ओके, तो देखिए सीबी रमन तो होगा नहीं, बिकॉज ये 2010 में एस्टेब्लिश हुआ था। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि तब तक तो सीवी रमन मर चुके थे। तो ये नहीं होगा, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा अमृता सेन was the first chancellor of the modern day Nalanda universities. So where all the subjects were taught in Ariano? Ariano क्या होता है? ये क्वेश्चन के बाद मैं आपको बताऊंगा। तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा या फिर वल्लभी यूनिवर्सिटीज। यहाँ पे आपके जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाई होता था नालंदा यूनिवर्सिटीज में, ये अरियानो का कॉन्सेप्ट यूज करते थे। कहाँ पे? देखिए ये क्वेश्चंस मेरे को लगता है ये क्वेश्चंस बहुत ही प्रोबेबल क्वेश्चन है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। Where all the subjects were taught in Ariano, कहाँ पे? तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा या फिर वल्लभी यूनिवर्सिटीज, कहाँ पे पढ़ाई होता था? देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका नालंदा। नालंदा यूनिवर्सिटीज एक ऐसा यूनिवर्सिटीज था जहाँ पे एरियानो कॉन्सेप्ट का फॉलो किया जाता था। क्या होता है एरियानो? एरियानो इज अ वेरिएंट फ्रॉम यहाँ पे इंग्लिश, जर्मन, पॉलिश, रोमानिया एंड रशियन एड्रियन इन द इटालियन एंड स्पेनिश लैंग्वेज। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस की में पढ़ाई होता था। कहाँ पे? नालंदा यूनिवर्सिटीज में। क्यों नालंदा यूनिवर्सिटीज में क्यों होता था? बिकॉज यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज से स्टूडेंट्स आते थे यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए। तो यहाँ पे इंग्लैंड से भी आते थे, जर्मनी भी आते थे, पॉलिश भी आते थे, रोमानियन भी आते थे और रशिया से भी आते थे। तो दैट्स वाई डिफरेंट लैंग्वेजेस का यूज होता है, उसी के लिए एरियानो उसे बोला जाता था। एरियानो इज अ वेरिएंट फॉर्म ऑफ इंग्लिश, जर्मन, पॉलिश, रोमानियन एंड रशियन एड्रियन। ओके, एरियन इज ऑल्सो अ वेरिएंट फ्रॉम द अल्बानियन एंड इंग्लिश। तो यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज से स्टूडेंट्स आके पढ़ाई करते थे, इसी के लिए यहाँ पे एरियानो कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। नालंदा वाज एन एंशिएंट सेंटर ऑफ लर्निंग फॉर विच रिलीजन? तो बेसिकली नालंदा यूनिवर्सिटीज में कौन सा रिलीजन के ऊपर ज़्यादा फोकस था और कौन सा सब्जेक्ट वहाँ पे पढ़ाई होता था? क्या इस्लाम के ऊपर पढ़ाई होता था? क्या क्रिश्चियनिटी के ऊपर पढ़ाई होता था? क्या जैनिज्म के ऊपर पढ़ाई होता था? या फिर बुद्धिज्म के ऊपर पढ़ाई होता था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? नालंदा वाज एन एंशिएंट सेंटर ऑफ लर्निंग फॉर विच रिलीजन? इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जैनिज्म या फिर बुद्धिज्म? क्या हो जाएगा इसका आंसर? नालंदा वाज एन एंशिएंट सेंटर ऑफ लर्निंग फॉर विच रिलीजन? दिस इज बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के ऊपर यहाँ पे पढ़ाई होता था। तो देखिए नालंदा बुद्धिज्म के ऊपर पढ़ाई होता था और ये 800 ईयर्स तक अपना पीक में था। 800 ईयर्स तक ये अपना पूरा एस्टेब्लिशमेंट में था और यहाँ पे बेसिकली किसके ऊपर पढ़ाई होता था? बुद्धिज्म के ऊपर पढ़ाई होता था। ओके, और इसे वन ऑफ द मोस्ट महावीरा भी बोला जाता था। महावीरा क्या होता है? महावीरा जहाँ पे मॉन्क्स जाके रहते हैं और उसके साथ साथ वहाँ पे वो अपना पढ़ाई भी करते हैं। ओके, और ये 5th सेंचुरी टू 12th सेंचुरी एडी तक पूरा पीक में था। और कहाँ पे था? ये मगध में था। मगध आज का मॉडर्न डे बिहार में। तो नालंदा आपको बिहार में इसका रिमेनिंग पार्ट्स मिलेगा। और इसको एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 5th सेंचुरी एडी से इसका एस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट हुआ था
और आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, इट वाज फ्लोरिश्ड अंडर गुप्ता रूल्स। तो ये अपना फ्लोरिश किस में, पीक में किस टाइम में था? गुप्ता रूल के टाइम में, गुप्ता डायनेस्टी के टाइम में पीक में था। और ये डिस्ट्रॉय कब हुआ? 12th सेंचुरी एडी में इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। किससे डिस्ट्रॉय किया? बख्तियार खिलजी ने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया। और यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कब किया? 2016 में। 2016 में इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिस्क्राइब किया, उसे डिक्लेयर कर दिया। ओके, और ये बेसिकली क्या था? एक महावीरा था, महावीरा। और ये 800 ईयर्स तक अपना पीक में था, 800 ईयर्स तक अपना पीक में था। और ये कहां पे आपको मिलेगा? अभी मॉडर्न डे बिहार में। अश्विनी, आपका आंसर बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है, डी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द हाईएस्ट सीट ऑफ लर्निंग इन एंशिएंट इंडिया? तो आपको यहाँ पे दिया है नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, उदंतपुरी। तो हाईएस्ट सीट ऑफ लर्निंग इन एंशिएंट इंडिया कहाँ पे है? क्या नालंदा में होता है, क्या तक्षशिला, क्या विक्रमशिला, या फिर उदंतपुरी? ये भी आपका एक PYQ क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बताएंगे क्या होगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द हाईएस्ट सीट ऑफ लर्निंग इन एंशिएंट इंडिया? चलिए अश्विनी बताइए, अश्विनी, लक्ष्मण, लाइफ साइंस, सुधा, रोहन, रिया। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा, तो जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। और यदि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो क्या करोगे? आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबके साथ इस सेशन को शेयर कीजिए, ताकि उनका भी MCQs प्रैक्टिस हो सके, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। चलिए बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। स्पीड बढ़ाइए अपना, क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। नालंदा में भी हाईएस्ट सीट ऑफ लर्निंग, बहुत अच्छा पढ़ाई होता था। तक्षशिला में भी बहुत अच्छा पढ़ाई होता था, विक्रमशिला में भी पढ़ाई होता था, उदंतपुरी में भी पढ़ाई होता था। ओके, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जातक इज रिलेटेड टू व्हाट? उदंतपुरी, विक्रमशिला, तक्षशिला, या फिर नालंदा? जो हम जातक का टेल्स पढ़े थे, आप अगर मेरा 10 मिनट सीरीज देखे होंगे, 10 का दम देखे होंगे, तो मैंने वहां पे जातक का टेल्स के ऊपर आपको पढ़ाया था। तो जातक का टेल्स वो किसके ऊपर, कहां पे पढ़ाई होता था? जातक का टेल्स इज बेसिकली अबाउट, यहाँ पे बुद्धिस्ट लोगों का स्क्रिप्चर्स, उनका स्टोरी यहाँ पे लिखा रहता है जातक का टेल्स में। तो जातक का टेल्स कहाँ पे पढ़ाई होता था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? ये बेसिकली आपका तक्षशिला में पढ़ाई होता था। कहाँ पे? तक्षशिला यूनिवर्सिटीज में। तक्षशिला यूनिवर्सिटीज में जातक का टेल्स के ऊपर पढ़ाई होता था। ये हो जाएगा इसका आंसर, सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में, जातक का टेल्स के ऊपर भी आ सकता है। तो तक्षशिला यूनिवर्सिटीज में इसे पढ़ाई होता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच नेम इज द सिटी ऑफ कटस्टोन? सिटी ऑफ कटस्टोन किसको बोलते हैं? सिटी ऑफ कटस्टोन मतलब ये पत्थर को काट के यूनिवर्सिटीज बना था। तो मैंने जब अपना 10 मिनट सीरीज भी मैं आपको पढ़ा रहा था, वहां पे भी मैंने सिटी ऑफ कटस्टोन के ऊपर आपको मैंने बताया था। तो कौन सा यूनिवर्सिटीज में सिटी ऑफ कटस्टोन उसे बोलते हैं? विच नेम इज द सिटी ऑफ कटस्टोन? चलिए इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। देखिए, इसे भी हम तक्षशिला यूनिवर्सिटीज को सिटी ऑफ कटस्टोन बोलते हैं। तक्षशिला यूनिवर्सिटीज, हमने तक्षशिला यूनिवर्सिटीज में क्या क्या पढ़ा था? इसे हम सिटी ऑफ कट स्टोन भी बोलते हैं। यहाँ पे मेरा जातक का टेल्स लिखा गया था, जातक का टेल्स लिखा गया था। ये अभी कहाँ पे है? ये अभी आपका रावलपिंडी पाकिस्तान में ये है। कहाँ पे ये अभी है? पाकिस्तान में। और इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब दिया था? यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2016 में दिया था। सॉरी, 2016 बोल रहा हूं। इसे कब दिया था? 19
1980 में 1980 में नालंदा को, ये भी आपको याद रखना होगा, नालंदा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2016 में दिया गया था। यूनेस्को ने नालंदा यूनिवर्सिटीज को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2016 में डिक्लेयर किया था। और यहाँ पे कौन से टीचर्स पढ़ते थे? यहाँ पे चाणक्य पढ़ते थे, यहाँ पे पाणिनि पढ़ते थे, यहाँ पे विष्णु शर्मा पढ़ते थे। तो बहुत से प्रोमिनेंट स्कॉलर्स, एंशिएंट यूनिवर्सिटीज के प्रोमिनेंट स्कॉलर्स यहाँ पे तक्षशिला में पढ़ाई करते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए यहाँ पे आपको वज्रयाना बुद्धिज्म के ऊपर पूछा है। Which one of the following ancient universities provide for the teaching of a special subject वज्रयाना बुद्धिज्म along with other subject? तो वज्रयाना सब बुद्धिज्म के ऊपर कहाँ पढ़ाई होता था? चलिए बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका जगदला यूनिवर्सिटीज। क्या होगा इसका आंसर? जगदला यूनिवर्सिटीज में वज्रयाना बुद्धिज्म के ऊपर पढ़ाई होता था। और इसी तरह आपका हीनयाना और एक है हीनयाना, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। हीनयाना बुद्धिज्म के ऊपर कहाँ पढ़ाई होता था? हीनयाना बुद्धिज्म के ऊपर आपका वल्लभी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई होता था। मैंने आपको 10 मिनट सीरीज में वल्लभी यूनिवर्सिटीज के ऊपर भी पढ़ाया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जरूर एक बार जाके देखिए। हीनयाना बुद्धिज्म वल्लभी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई होता था और वज्रयाना बुद्धिज्म आपका जगदला यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई होता था। ओके, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वाज तक्षशिला डिक्लेयर्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? तक्षशिला को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब डिक्लेयर किया था? वेरी गुड इवनिंग वूसरा। तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। व्हेन वाज तक्षशिला डिक्लेयर्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? तो दूसरा इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तक्षशिला को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को ने कब डिक्लेयर किया था? लक्ष्मण का आंसर आ गया है बी 1980, अश्विनी का आंसर आ गया बी 1980। बाकी सब भी बताइए क्या होगा इसका आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए इस बार आपको तक्षशिला के ऊपर पूछे हैं यूनेस्को ने कब डिक्लेयर किया था, तो नेक्स्ट टाइम आपको नालंदा के ऊपर भी पूछ सकते हैं। तो ये भी आपको याद रखना होगा, नालंदा कब डिक्लेयर हुआ था यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2016 में। तो ये भी आप याद रखिए, 2016 वाज डिक्लेयर्ड एज द वर्ल्ड हेरिटेज डे बाय यूनेस्को। रविंद्र का भी आंसर आ गया है बी, बहुत बढ़िया, सब आंसर परफेक्ट दे रहे हैं। दूसरा का भी आंसर बिल्कुल सही है 1980। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1980 विल बी द करेक्ट आंसर। ये आपको याद रखिए ये कॉन्सेप्ट को। देखिए वेयर डिड कौटिल्य, कौटिल्य को हम क्या बोलते हैं? कौटिल्य फेमस राइटर ऑफ अर्थशास्त्र गेट इज हायर एजुकेशन। कौटिल्य को हम चाणक्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाणक्य। इनका दूसरा नाम भी क्या था? चाणक्य। वो कहाँ पे पढ़ाई करते थे? क्या तक्षशिला, क्या विक्रमशिला, क्या नालंदा या फिर गुरुकुल? कहाँ पे पढ़ाई करते थे? ये भी बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। मैंने आपको एक छोटा सा निमोनिक्स बताया था, पीबी के चक्कर। पीबी के चक्कर से आप ये याद रख सकते हो, पीबी से पी से क्या? पाणिनि। यहाँ पे पाणिनि पढ़ाई करते थे और पाणिनि क्या दिया था? पाणिनि ग्रामर का कॉन्सेप्ट दिया था। बी से क्या हो जाएगा? बी से आप क्या? विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा भी यहाँ पे पढ़ाई करते। विष्णु शर्मा क्या दिया थे? पंचतंत्र की कहानी। के से क्या हो जाएगा आपका? कौटिल्य। कौटिल्य जिन्हें हम चाणक्य भी बोलते हैं। और उन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था? उन्होंने अर्थशास्त्र के ऊपर बताया था, पॉलिटिकल साइंस के ऊपर बताया था। और चक्कर से मैंने आपको क्या बताया था? चरक। ये भी आप याद रख सकते हो, चरक। चरक ने किसके लिए फेमस थे? चरक बेसिकली फेमस फॉर मेडिसिन। तो पीवी के चक्कर से एक छोटा सा निमोनिक से आप कौन से फेमस स्कॉलर्स थे जो कि तक्षशिला यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई करते थे, आप इजीली याद रख सकते हो। दूसरा का आंसर क्या आ गया? 17 का है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। रविंद्र का भी आंसर आ गया, लक्ष्मण का भी आंसर आ गया। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको और किसी से क्वेश्चन आता है कि मेन स्कॉलर कौन कौन पढ़ाई करते थे यहाँ पे आपके तक्षशिला यूनिवर्सिटीज में, तो पीबी के चक्कर के निमोनिक से आप इजीली इसे याद रख सकते हो। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन हैज बीन। जो हम वैदिक सिस्टम में पढ़ाई करते थे, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होता था? कौन सा मीडियम हम यूज करते थे?
चलिए बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। बुसरा, रविंद्र, लक्ष्मण सब बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा। अश्विनी, लाइफ साइंस, सुधा सब बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। जो वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन हमारा था, वहां पे हम कौन सा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते थे, कौन सा मीडियम को हम फॉलो करते थे, क्या होगा इसका आंसर। लक्ष्मण का आंसर यहाँ पे आ गया संस्कृत, बाकी सभी बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। वैदिक सिस्टम मतलब यहाँ वेदास के ऊपर पढ़ाई होता था, यहाँ पे हमारा पुराणास के ऊपर पढ़ाई होता था, यहाँ पे हमारा उपनिषद के ऊपर पढ़ाई होता था, उपनिषद के ऊपर पढ़ाई होता था। तो उस टाइम, और ये बेसिकली वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन कहाँ पे मिलता था, आपका गुरुकुल में मिलता था। आपको एक स्टूडेंट्स को गुरुकुल जाना पड़ता था और वहां पे पढ़ाई होता था। तो बेसिकली कौन सा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉलो किया जाता था। रविंद्र का आंसर आ गया है ए, वो बता रहे हैं संस्कृत। रविंद्र, बुसरा, अश्विनी, लक्ष्मण आप सबका आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पे हम संस्कृत टर्म का यूज करते थे, संस्कृत एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे यूज करते थे। तो देखिए यहाँ पे वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन हमारा क्या होता था, यहाँ पे बेसिकली हम 4 वेदास के ऊपर पढ़ाई करते थे। तो आपको 4 वेदास हमारा क्या क्या है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। तो 4 वेदास में हम यह पढ़ाई करते थे। ओके, द एम ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू रियलाइज गॉड। तो यहाँ पे हमको क्या मेन एम ऑफ एजुकेशन क्या होता था एंशिएंट टाइम में, गुरुकुल सिस्टम में हमको यहाँ पे गॉड रियलाइजेशन मतलब मोक्ष की प्राप्ति के लिए हम पढ़ाई करते थे। Everyone was entitled to receive an education। तो हमने यहाँ इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी किया था। यहाँ पे सबको इक्वलिटी मिलता था और यहाँ पे जो भी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता था वो एक्सीलेंट क्वालिटी का मिलता था। द गुरुकुल सिस्टम इज बिलीव टू बी फॉर्म ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। तो वैदिक पीरियड में हमारा गुरुकुल सिस्टम का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। उसके साथ साथ क्या होता था, एक पीपल को गुरु के साथ रहना पड़ता था गुरुकुल में। और संस्कृत, देखिए संस्कृत सर्व एज द मीडियम ऑफ ब्राह्मणिकल एजुकेशन। जो हम ब्राह्मणिकल एजुकेशन पढ़ते हैं, जो गुरुकुल में हम पढ़ाई करते थे, जो वेदास, उपनिषद जो पढ़ाई करते थे, संस्कृत को हम मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉलो करते थे। और यहाँ पे देखिए जो भी पढ़ाई होता था गुरु टू शिष्य, वो ओरली मुंह के जरिए पास ऑन किया जाता था नेक्स्ट जनरेशन टू अदर जनरेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कौन सा यूनिवर्सिटीज को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट किया था, क्या नालंदा, क्या तक्षशिला, क्या उदंतपुरा या फिर विक्रमशिला। यहाँ पे आपको कोड दिया है, आपको ये कोड में से फाइंड आउट करना है कि कौन सा यूनिवर्सिटीज को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था। और मैंने ये आपको बता चुका हूं, तो इजीली आप ये अपना ऑप्शन को मार्क कर सकते हो। चलिए बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। जल्दी जल्दी बताइए, अपना स्पीड अप कीजिए, जल्दी जल्दी आंसर देने का प्रैक्टिस डेवलप कीजिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलिए बताएंगे, रविंद्र बताए, बुसरा बताएंगे, अश्विनी बताएंगे, लक्ष्मण बताएंगे, क्या होगा आंसर। लक्ष्मण का आंसर आ गया बी, मतलब वो ऑप्शन 2 बता रहे हैं। बाकी सब भी बताएंगे क्या आंसर होगा। बुसरा बताएंगे, रविंद्र बताए क्या होगा आंसर, सुधा बताए क्या हो जाएगा इसका आंसर। बाकी सब भी बताएंगे। अश्विनी का आंसर आ गया, वो भी बता रहे हैं ऑप्शन 2। बाकी सब भी बताए। बुसरा बताएं क्या होगा इसका आंसर। बुसरा का आंसर आ गया बी, बहुत बढ़िया। देखिए सब बहुत बेस्ट पढ़ाई कर रहे हैं, सब अच्छा से क्लास अटेंड कर रहे हैं। देखिए ए और बी, नालंदा एज वेल एज तक्षशिला। नालंदा को कब डिक्लेयर किया गया था, नालंदा को 2016 में डिक्लेयर किया गया था। ये डेट भी आप याद रखिए 2016। और तक्षशिला को कब डिक्लेयर किया गया था, 1980 में तक्षशिला को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था और नालंदा को 2016 में डिक्लेयर किया गया था। रविंद्र का भी आंसर आ गया, बिल्कुल सही रविंद्र, बढ़िया जा रहे हो। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन, विक्रमशिला was one of the 2 most important center of learning in India during which empire along with नालंदा। जो विक्रमशिला था उसे किसने एस्टेब्लिश किया था। मैंने ये वाला भी आपको 10 मिनट सीरीज में बताया है विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज के ऊपर। 10 मिनट के अंदर मैंने आपको विक्रमशिला के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने आपको सब बता दिया है।
अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डेफिनेटली जाइए और वो सीरीज को अटेंड कीजिए। आपका एंशिएंट यूनिवर्सिटीज में कुछ भी डाउट नहीं रहेगा वहां पे। तो विक्रमशिला, देखिए विक्रमशिला किसने एस्टेब्लिश किया था? कमेंट करके बताइए आंसर क्या होगा। विक्रमशिला, विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज। रविंद्र का आंसर आ गया डी, बहुत बढ़िया। चलिए दूसरा बताएंगे, अश्विनी बताए, लक्ष्मण बताए, क्या होगा इसका आंसर? सुधा, सब बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा, इंफॉर्मेटिव लग रहा होगा, उसके साथ साथ आपका एमसीक्यूज का भी प्रैक्टिस हो रहा होगा। क्या होगा इसका आंसर? लक्ष्मण का भी आंसर आ गया डी, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पाला एम्पायर, पाला डायनेस्टी ने एस्टेब्लिश किया था इसे। किसने एस्टेब्लिश किया था? पाला डायनेस्टी में। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो डेफिनेटली यू शुड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड विथ योर रिलेटिव्स ऑल्सो। अगर आपको कुछ भी ऑनेस्ट फीडबैक देना है, अगर आपको कुछ न्यू इनिशिएटिव लेके आना है हमारे स्टडी में, हमारे टीचिंग में, तो डेफिनेटली आप कौन सा सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ाई करना चाहते हो और क्या और आप हमें वो बता सकते हो, फीडबैक दे सकते हो। कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए, हम डेफिनेटली उसके ऊपर देखेंगे और काम करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।